एपिसोड 8। मेरी ज़िंदगी में तग़य्युरात का दौर दौरा था। वाक़यात बहुत तेज़ी से रोनुमा हो रहे थे। इग़वा और रिहाई के बाद ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो गई थी। मरियम की इनायतें इंतहा को पहुँच गई थीं। अगरचे उसकी उम्र 30-35 के दरमियान थी। वो मुझसे 5-10 साल बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद देखने वाले को 16-17 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती थी। मैं नहीं जानता था कि वो अजनबी औरत अचानक मुझ पर क्यों मेहरबान हो गई और किस लिए मुझे इतनी अहमियत दे रही है। ना मुझे ये सब मालूम करने की ज़रूरत थी। इस कसम कुर्सी के आलम में, जबकि मेरे जिस्म पर लिबास तक नहीं था, रहने को ठिकाना मिल गया और खुशहाली दोबारा लौट आई। अब मैं फिर इंतहाई पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारा था। मरियम बड़ी धांसू औरत थी। उसकी शख्सियत भी बहुत पुरस्रार थी। जिस औरत ने 3 कत्ल किए हों, उसे एक आम औरत हरगिज़ नहीं कहा जा सकता था। वो बड़ी जहांदीदा थी और ज़िंदगी के नशेबो फराज को बखूबी समझती थी। उसने मुलाजमत दिलाने का जो वादा किया था, मैं इस सिलसिले में भी मशकूक था। मेरे ख्याल में वो लोग अच्छे नहीं थे और ना काम अच्छा था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूंगा कि अब जिंदगी की गाड़ी किस डगर पर चलती है। मरियम रोज़ बरोज़ मेरे लिए एक मौमा बनती जा रही थी। उसकी नकलो हरकत इंतहाई पुरस्रार थी। वो अक्सर रात को घर से गायब रहती और कभी कभी दिन के औकात में भी तवील अरसे के लिए गायब हो जाती। कई बार ख्याल आया कि उसकी मसरूफियात के बारे में मालूम करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद निजी मामलात में मदाखलत वो पसंद ना करें। मुझे वहाँ क़याम किए हुए 1 हफ्ता गुजर गया। ज़िंदगी के ये दिन मैंने शहाना ठाट बाट से गुजारे। ऐसा आसाइश और इत्मीनान कभी नसीब नहीं हुआ था। बहरहाल, मैं इस सिलसिले में फ़िक्रमंद था कि मरियम ने मुलाजमत की बात दोबारा नहीं छेड़ी थी। मैंने जब इस सिलसिले में उससे इस्तग़फ़ार किया तो वो कहने लगी, ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा था। मैं आज ही बात करूँगी। कल शाम तक तुम्हें एक कार लेने के लिए आइए, तुम उसमें चले जाना। ड्राइवर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? मुझे कुछ ज़रूरी उमूर निपटाने हैं, वरना तुम्हारे साथ चलती, और मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं फ़ोन पर तमाम मामला तय कर लूँगी। तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। अगले रोज़ एक सियाह कार इमारत के कंपाउंड में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट से एक बावर्दी ड्राइवर उतरा और सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देख रहा था। चनाचे जो ही कॉल बेल की आवाज़ आई, मैं दरवाजे पर पहुँच गया। ड्राइवर मुझे देखकर अदब से झुका और मुअद्दिबाना अंदाज में बोला, मैं मिस्टर सिकंदर से मिलना चाहता हूँ। मैं ही सिकंदर हूँ। शायद तुम मुझे लेने के लिए आए हो। जी हाँ, तशरीफ़ ले चलिए। मैं उसकी मुअय्यत में कार की तरफ बढ़ा। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार चल पड़ी। ड्राइवर बिल्कुल खामोश था, जैसे रोबोट हो। मैंने कई बार बैक व्यू मिरर पर नज़र डाली, लेकिन वो मेरी जाने मुतवज्जो था, ना निगाह उठाकर देख रहा था। कार शहर की बारौनक सड़कों से गुजरकर अब समंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद वो उसी जानिब मुड़ गई जहाँ साहिल के साथ जी हैसियत और बाज़ौक़ हज़रात की नौ तामीर शुदा हाउसिंग सोसाइटी थी। हर इमारत एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थी और जदीद तर्ज तामीर का शाहकार मालूम होती थी। सबसे आखिरी इमारत के गेट पर पहुंचकर गाड़ी रुक गई। गेट पर चौकीदार मौजूद था। कार देखते उसने गेट खोल दिया। कार पोर्टिको में पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग सीट से उतरकर यूं तेजी से दरवाज़ा खोला कि गोया मैं किसी मुल्क का सरबराह हूँ। मैं कार से बाहर आया और अब हम सदर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बरामदे में पहुंचा तो इमारत जानी पहचानी से महसूस हुई, जैसे कुछ अरसा कबल मैं यहाँ आ चुका हूँ। हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो इत्तलाई घंटी का बटन दबाने की ज़रूरत ही पेश न आई और ना ही वहाँ इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद थी। दरवाज़ा आप ही आप खुल गया। मैं ड्राइवर के हमरा अंदर दाखिल हुआ। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था, बल्कि इमारत पर सन्नाटा मुसल्लत था, जैसे यहाँ इंसान रहते ही ना हो, बदरूहों का बसेरा हो। अब पहले से भी ज़्यादा मैं ये बात शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था कि मैं इस इमारत में कभी आ चुका हूँ। दरोबाम कुछ अनासा से लगते थे। राहदारी के कई मोड़ मुड़ने के बाद ड्राइवर एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया, जहां एक देव हैकल हबशी दोनों पहलुओं पर होल्स्टर में रिवॉल्वर लटकाए खड़ा था। मुझे देखकर वो फौरन करीब आया और मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। वो इस तरह मेरी तलाशी ले रहा था जैसे पुलिस वाले किसी चोर या जेब कतरे पर हमलावर होते हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं ये सोचकर बर्दाश्त कर गया कि शायद यहाँ का यही दस्तूर हो। तलाशी से फारिग होने के बाद मुसल्लह हबशी ने दीवार में लगा एक बटन दबाया, जिसके चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खफीफ सा खुला और अंदर से एक और गरांडील शख्स बरामद हुआ। मैं उसे देखकर उछल पड़ा। वो शख्स भी मुझे देखकर चौंक गया। अब मुझे यकीन आ गया था कि ये वही इमारत है जहाँ कुछ रोज़ कबल मुझे अगवा करके लाया गया था, और वो शख्स भी वही था जो फरार के दौरान टॉर्चों की रोशनी के दायरे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा था और उसी ने मुझे तय खाने में डालने का हुक्म दिया था। मेरी हैरत अभी उरूज पर ही थी कि वो शख्स वापस चला गया, लेकिन जल्द ही दोबारा नमूदार हुआ और मुझे अंदर आने का इशारा किया। दरवाजे पर सुर्ख रंग का दबीस पर्दा पड़ा था। पर्दे की दूसरी जानिब बड़ा
होशरुबा व तिलिस्माती मंजर था। वो एक वसी और अरीज कमरा था जो आराइश और ज़ेबाइश के एतबार से किसी फ़िरौन शहजादी की ख्वाबगाह मालूम होता था। बेशकीमत कालीन इतना दबीज और नर्म था कि पैर धंसे जाते थे। दीवारों पर नादिर तस्वीर, जानवरों की खालें और सर आवेजा थे। कमरे के वस्त में एक खूबसूरत और वसी दीवान पड़ा था, जिस पर नर्म तकियों के दरमियान एक खूबसूरत औरत नीम दराज थी। उसके बाल सुनहरे थे, जो तितलियों के बने हुए रंगीन टोप से ढके थे, और चंद लटें इधर उधर लहरा रही थी। आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक थी, और वो सिगरेट के हल्के हल्के कश लेती हुई ऊपर की जानिब धुएं के मरगोले छोड़ रही थी। कमरे के माहौल में सबसे ज्यादा सनसनीखेज बात यह थी कि उस दीवान पर हसीना के बराबर स्याह रंग का एक तवील कामत चीता भी बैठा था, जिसकी पुश्त पर हसीना का हाथ रखा था। मुझे ख्याल है कि मैं उस चीते को कहीं देख चुका हूँ। अचानक मुझे वो कार्ड याद आया जो कैद के दौरान मुझे मौसूल हुआ था और जिसमें इंतजार करने को कहा गया था। उस कार्ड पर इसी चीते की तस्वीर थी। उसका जबड़ा खौफनाक अंदाज में खुला था और जुबान दहन से बाहर लटक रही थी। उस खौफनाक दरिंदे ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी तेज चमकीली नजरें मुझ पर जमी हुई थी। मुझे देखकर हसीना खफीफ सा मुस्कुराई। तारीक शीशों के बायस मैं ये महसूस नहीं कर सका कि वो मेरे जिस्म के किस हिस्से की तरफ देख रही है। अचानक उसके होठों पे जुम्बिश पैदा हुई और जब आवाज फिजा में फैली तो यूं लगा जैसे किसी मोहब्बत की घंटियां बज उठी हों। वो धीमे लेकिन पुरअसर लहजे में कह रही थी, खुशामदीद मिस्टर सिकंदर, कैसे हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें कि क्या क्या कर मुखातिब करूं, ताहम मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझे कैसे जानती हो? हसीना के होठों पर दिल नवाज मुस्कुराहट फैल गई। वो चश्मा उतारकर उसे हाथ से घुमाने लगी। मिस्टर सिकंदर, मैंने सुरंग के आहानी दरवाजे की मरम्मत करवा दी है। तुम्हारी फरासत और जुर्रतमंदी काबिल तारीफ है। वैसे अगर तुम्हें बगैर लिबास के सुरंग में बंद कर दिया जाए तो गोया तुमने मुझे अगवा करवाया था। तुम उसे अगवा नहीं कह सकते। मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की होगी। तुम्हें जिस कमरे में रखा गया था वहां भी हर किस्म की सहूलत वहां पहुंचाई गई थी, लेकिन ना जाने कि तुमने फरार को तरजीह दी। तुमने मुझे अगवा क्यों कराया था? मैं बहादुर और अक्लमंद लोगों की कदर करती हूँ। तुम्हें इस बात का ठेका किसने दे रखा है? मैंने कदर सख्त लहजे में कहा। उसने मेरी जानिब घूर कर देखा, लेकिन जल्दी दोबारा मुस्कुराने लगी। मिस्टर सिकंदर, तुम जिस लहजे में बात कर रहे हो इसका जवाब मैं कभी नहीं देती। मेरा चीता दिया करता है, लेकिन तुम्हारे मामले को मैं नजरअंदाज करती हूँ। ताहम एहतियात बरतो। ये कहकर वो चीते की पुश्त पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैंने बारहा देख चुका हूँ और निगाहों में निगाहें डालकर बात कर चुका हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये मरियम की आंखें हैं, लेकिन वो मरियम हरगिज नहीं थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, तुम कौन हो खातून? तुम मुझे मैडम कह सकते हो। मैं तुम्हारी हैसियत और शख्सियत की बात कर रहा हूँ। जब तुम कंपनी में शामिल हो जाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। कैसी कंपनी? मेरी कंपनी, जिसकी दुनिया के हर मुल्क में शाखें फैली हुई हैं। क्या करती है तुम्हारी कंपनी? हर काम करती है। मेंबरशिप के बाद अगराज़ व मकासद का पता चल जाएगा। कंपनी में शामिल होकर तुम दुनिया की हर मुसरत और हर आसाइश हासिल कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें 10,000 रुपये माहवार मिलेंगे। दीगर मरात इसके अलावा हैं। रिहाइश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तुम मरियम के साथ रह सकते हो। अगर चाहो तो अलहदा बंदोबस्त कर लो। मरियम कंपनी की एक अहम मेंबर है। ओह, तो ये मामला है। कैसा मामला? कुछ नहीं, मुझे काम क्या करना होगा? मुहिम जोई, एडवेंचर। किस किस्म का एडवेंचर? एडवेंचर की कोई तखसीस नहीं की जा सकती। हर वो काम एडवेंचर के ज़ुमरे में आता है जो दिक्कत तलब हो और जिसमें जान जाने का अंदेशा हो। अगर मैं कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दूं तो? आई डोंट थिंक सो कि तुम ऐसा कर सकोगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम 25 बरस से ज़्यादा के नहीं होगे। तुमने अभी लाइफ से लुत्फानंदोज होना है और शायद इस कम उम्री में तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ना हरगिज़ पसंद नहीं करोगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब समझाने के लिए उसने करीब रखी फाइल उठाई और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। इसे पहचानते हो? मैंने तस्वीर पर नजर डाली और पहली ही नजर में पहचान गया। वो कंपाउंडर की तस्वीर थी जिसे मैंने खून की उल्टियां लाने वाली दवा की पूरी शीशी पिलाकर हलाक कर दिया था। मैडम के पास उसकी तस्वीर देखकर मैं चौंक गया। इससे पहले कि मैं इस सिलसिले में कोई कयास करता, वो खुद ही कहने लगी, इस तस्वीर को तो तुमने पहचान ही लिया होगा ना? ये दूसरी वाली देखो। दूसरी तस्वीर देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई। मैं उस तस्वीर में कंपाउंडर के सीने पर खंजर रखे खड़ा था। मैडम ने तीसरी तस्वीर मेरे हाथ में थमा दी। वो तस्वीर
सबसे ज़्यादा सनसनीखेज थी। मैं कंपाउंडर के सीने पर चढ़ा बैठा था और उसका मुंह चीरकर हलक में दवा की शीशी उंडेल रहा था। उसके बाद मैडम ने चौथी तस्वीर मेरी तरफ बढ़ा दी। उस लर्ज़ाखेज तस्वीर में कंपाउंडर खून में डूबा हुआ बेहसो हरकत फर्श पर पड़ा था और मैं उसके करीब खड़ा था। मैडम के पास ये तस्वीर देखकर मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गया। ये बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात थी कि वारदात की अहम तस्वीर उसके पास मौजूद थी। चारों तस्वीर मेरे हाथ में थी। ख्याल आया कि उन्हें फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दूं और फिजा में बिखेर दूं, मगर फिर सोचा मैडम कोई मामूली औरत नहीं है, बड़ी चालाक और अय्यार है, उसके पास इनके नेगेटिव जरूर मौजूद होंगे। मैंने तस्वीर उसके करीब डाल दी और कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारे पास ये तस्वीरें कैसे पहुंची? खुदकार कैमरे की आंख बड़ी हसास होती है, हर मंजर को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। मैं जानता हूँ, मगर तुमने तस्वीर क्यों उतारी? जरूरत थी मुझे इनकी, और जिस चीज के आदमी को हाजत हो उसे वो बहरतर हासिल कर ही रहता है। मैं जानता हूँ, मगर तुमने तस्वीर क्यों उतारी? मुझे जरूरत थी इनकी, और जिस चीज के आदमी को जरूरत हो उसे वो बहरतर हासिल कर ही लेता है। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? नहीं, दिलचस्प मनाजर की मंजरकशी मेरी हॉबी है। खैर, तुम इस गहराई में मत जाओ। ताहम इस बात को पेश नज़र रखो कि अगर तुमने मेरे अहकामात की तामील नहीं की तो इसके बाद मैं कानून की जो मदद करूंगी वो मेरी शहरी जिम्मेदारी होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं। आखिर तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? मेरे अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है? खुसूसियत की ही तो सारी बात है। बगैर मकसद के मैं कोई काम नहीं करती। तुम्हें पहली बार देखते अंदाजा लगा लिया था कि तुम मेरे मतलब के आदमी हो। चनाचे मेरे आदमियों ने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी। मैं तुम्हारी पैदाइश के दिन से आज तक के तमाम वाक़यात से आगाह हो गई हूँ। मेरा जरिया मालूमात बहुत वसी और मोतबर है। जब तुम कंपाउंडर को कत्ल करने चले उस वक्त भी मेरा आदमी तुम्हारे ताक़ुब में था। उसके पास खुदकार कैमरा मौजूद था। तुम मुझसे क्या मकसद हासिल करना चाहती हो? मकसद? मैंने कहा ना, बिना मकसद में कोई काम नहीं करती। चलो मैं दिखाती हूँ, तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। चीता भी उसके साथ अंगड़ाई लेकर उठा और तवील जमाई लेकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। मैडम ने करीब खड़े हुए गरडील शख्स की तरफ इशारा किया, जोसेफ, शेख के पास चलो। वो शख्स जिसका नाम जोसेफ था फौरन आगे बढ़ा। मैडम ने मुझे साथ आने का इशारा किया और उसके पीछे चल दी। चीता साए की तरह उसके साथ लगा था जैसे उसका मुहाफिज हो। राहदारी में काफी देर चलने के बाद जोसेफ एक आहानी दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली और कुफल खोलकर दरवाजे के दोनों पट वा कर दिए। दरवाजे की दूसरी जानिब नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही थी। जाहिर है वो तहखाने का दरवाजा था। मैडम ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और सीढ़ियां तय करने लगी। चीता उसके साथ था। कुछ देर बाद जीना अबूर करके हम एक हॉल में पहुंचे जिसकी सैतरफा दीवारों में मुतादिद दरवाजे नजर आ रहे थे और जाहिर है वो सब दरवाजे कमरों के थे। हमारे पीछे जोसेफ भी आ गया। वो चाबी निकालकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया। वो जरूरी साजो सामान से आरास्ता एक पुरतकल्लुफ कमरा था। मैंने सरसरी नजर डाली, लेकिन वो सरसरी नजर एक जगह जम के रह गई। मुझ पर सख्ते कसा आलम था और मैं हैरतनाक नजरों से उस मुक़ीद शख्स की तरफ देख रहा था। मुझे यूं लग रहा था गोया सामने आईना हो और उसमें मेरा अक्स नजर आ रहा हो। हकीकत यह थी कि मुझ में और उसमें सरमुह फर्क नहीं था। मेरे जैसा कद, मेरी जैसी शक्ल सूरत, वही बाल, वही रंग, गर्ज उसकी हर चीज़ मुझसे मुमासिल थी और इतनी ज़बरदस्त मुशाबहत थी जैसे किसी जादूगर ने अपने इल्म के जोर से एक इंसान के दो बना दी हो। उसके पाँव में बेड़ी पड़ी थी और लंबी जंजीर का दूसरा सिरा जमीन में गड़े हुए एक उंडे से मुंसलिक था। मैडम को देखकर वो आपे से बाहर हो गया और चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जंजीर ने उसे मैडम तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी। उसकी एक टांग पीछे की जानिब खिंची और वो धम से फर्श पर गिरा। मैडम के लबों पर सफ़ाकाना मुस्कुराहट थी। दूसरी जानिब वो शख्स इश्तियाल अंगेज अंदाज में बुरी तरह चीख रहा था। वो जो कुछ चीख रहा था उसका एक लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आया। वो शायद अरबी नस्ल था क्योंकि अरबी बोल रहा था, ताहम ये अंदाज़ा होता था कि वो मैडम को सलावातें सुना रहा है। अचानक यूँ लगा जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, जिसके नतीजे में उसने अरबी बोलनी बंद कर दी और इंग्लिश में मैडम को बेनौकत सुनाने लगा। मैडम पर उसकी गालियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी और दिलचस्प नज़रों से उस शख्स की तरफ देख रही थी। बादअज़ा उसने मेरी तरफ देखा। बहुत हैरत ज़दा मालूम होते हो। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, तुमने से क्यों कैद रखा हुआ है? तुम कुछ नहीं समझे? नहीं, ज़रा ठहरो, अभी तमाम हकीकत से आगाह कर दूंगी।
यह एडवेंचर तुम्हारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। कैसा एडवेंचर? मैं समझा नहीं। सब्र करो। वो आहिस्तेगी से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, कुछ देर बाद सब कुछ समझ जाओगे, और अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो मेरे मंसूबे पर अश अश कर उठोगे। दूसरी जानिब वो नौजवान मुसलसल चीख रहा था और गालियां बक रहा था। उस पर दीवानगी सी तारी थी। अब उसने कमरे का सामान उठा उठाकर फर्श पर पटकना शुरू कर दिया था। वो हलक फाड़कर कह रहा था, हरामजादी, कुतिया, कमीनी, आखिर तूने मुझे क्यों कैद कर रखा है? देख, मुझे आजाद कर दे वरना पछताएगी। तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मैं तेरी नस्लों को तबाह कर दूंगा। गालियां और धमकियां सुनकर मैडम के चेहरे पर नागवारी का जरा भी तासुर नमूदार नहीं हुआ। उसके लबों पर मुस्कुराहट खेलती रही और नौजवान की दीवानगी व इश्तियालंगेजी से वो लुत्फानंदोज होती रही। उसके करीब खड़ा हुआ चीता भी बहुत बेचैन नजर आता था, जैसे अपनी मालिका के हुक्म का मुंतजर हो और गुस्ताखी की सजा देने के लिए मुस्तरब हो। मैडम ने जोसेफ को इशारा किया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर नौजवान की चीखें और बुलंद हो गईं। हम कैद खाने से बाहर आ गए। कमरे में पहुंचकर मैडम ने अपने दीवान पर जाकर बैठ गई और मुझे सामने की नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसके एहतराम की परवाह किए बगैर सिगरेट जलाई और लंबा कश लेकर पूछा, कौन है वो नौजवान? तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूँ। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमे लहजे में बोली, मिस्टर सिकंदर, ये नौजवान जो तुम्हारा हमशक्ल है, मिडिल ईस्ट के एक शेख अबू दाऊद का बेटा अबू हारिस है, जो बेशुमार तेल के कुओं का मालिक है और जिसके अरबों डॉलर्स अमेरिका के बैंकों में जमा है। मैं चाहती हूँ वो सरमाया मेरे अकाउंट में मुंतकिल हो जाए, कंपनी के अकाउंट में। दरअसल इस नौजवान को हमने इसलिए अगवा किया था कि इसकी रिहाई के एवज शेख दाऊद से भारी रकम का मुतालबा किया जा सके। इसी दौरान में एक रोज़ मुझे तुम क्लब में नजर आ गए। उस वक्त मुझे शक हुआ कि अबू हारिस मेरी कैद से फरार तो नहीं हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा ख्याल गलत है। तुम उसकी डिट्टो कॉपी हो और मुमासलत इतनी ज़बरदस्त है कि इसकी माँ भी, जिसने इसे जन्म दिया है, वो भी शनाख्त नहीं कर सकती। चनाचे मैंने अपना प्लान बदल दिया और तुम्हें किडनैप करा लिया। अब तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान बहुत शानदार है। अबू हारिस हमारी कैद में रहेगा और तुम उसकी जगह अबू दाऊद के बेटे बनकर उसके महल में पहुंच जाओगे। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पहले पूरी बात तो सुन लो। होगा ये कि तुम अपने बाप यानी अबू दाऊद को कत्ल कर दोगे, और चूंकि हारिस उसकी इकलौती औलाद है, इसलिए तमाम मालो दौलत के मालिक तुम करार पाओगे। मैडम का प्लान लाजवाब था और मेरी उफ्तादे तबा के ऐन मुताबिक था। मुझे ऐसी मुहिमात से इश्क था जिसमें ड्रामा, सस्पेंस और जान जाने का अंदेशा हो। मैंने मैडम से कहा, तुम्हारी स्कीम खूब है, लेकिन इसमें मेरा कितना शेयर होगा? मुस्तकिल मुआवजे के अलावा 1/4। कम है ये। मेरे ख्याल में 50-50 का हिसाब होना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मुझे बहुत सी अदायगियाँ करनी होती हैं। मैडम का अंदाज देखकर मैंने इस सिलसिले में मजीद बात नहीं की, बल्कि मंसूबे के एक अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाते हुए बोला, मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन शनाख्त कर लिए जाने का भी अंदेशा है। महज हमशक्ल होना काफ़ी नहीं है। वो अरब है और मैं अरबी नहीं जानता। इसके अलावा लबो लहजा, आदात व अतवार और दीगर कवायद इससे मुख्तलिफ हैं। आई नो, मैंने मंसूबे के तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया है। तुम्हारी आवाज़ इससे मिलती है। कद-ओ-क़ामत में भी बहुत मुशाबहत है। जहाँ तक दीगर मामलात का ताल्लुक है तो इसमें कुछ ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया जाएगा जो तुम्हें अरबी पढ़ाएगा और तुम्हें इस काबिल कर देगा जैसे तुम्हारी मादरी ज़बान अरबी हो। अब लबो लहजा और खसाइल वगैरह की बात रही तो इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। तुम्हें कुछ मुद्दत के लिए अबू हारिस के साथ रखा जाएगा ताकि तुम उसके तौर तरीके सीख सको। मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर अदाकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। बहुत जल्द तुम उसके तौर तरीके अपना लोगे। इस मकसद के लिए उसे एक ऐसे कमरे में रखा जाएगा जिसमें 2 कमरों के दरमियान दीवार की जगह लोहे की सलाखें लगी होंगी। वह हर वक्त तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा और तुम्हें उसके मुशाहदे का भरपूर मौका मिलेगा। बहुत खूब, लेकिन मैं चूँकि असल आदमी नहीं होऊंगा, इसीलिए गलती का इम्कान बाकी है। इसकी तरकीब भी मैंने सोच ली है। मैडम बोली, तुम वहाँ पहुँचकर ये जाहिर करोगे गोया कभी कभी तुम्हारी याददाश्त खो जाती है। ये इक़दाम तुम्हारी गलतियों को छुपाएगा। ओके, इस सिलसिले में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? उसने एक फॉर्म निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सबसे पहले तुम्हें कंपनी का मेंबर बनना होगा और इसके लिए ये फॉर्म पुर करना होगा। तुम इसे पढ़ लो और दस्तखत कर दो। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने फॉर्म पर नज़र डालकर कहा, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
अगर इरादा नहीं है तो तफसील में क्यों जाते हो? तमाम मेरे हुक्म से इन्हराफ खासा महंगा पड़ता है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि तुम इस खूबसूरत जवानी को फांसी या 14 साल कैद बामुशक्कत की नज़र तो नहीं करना चाहोगे ना? मुझे गुस्सा आ गया। देखो मैडम, मैं धमकियों से मरूब होने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वारदात की तस्वीर उतरवाई है और मैं खुद को इंतहाई अहमक तस्वुर करता हूँ कि हालात से बेखबर रहा। ताहम मैं ये बात नहीं पसंद करूँगा कि इस जिक्र को बार बार दरमियान में लाया जाए। मेरे लहजे की दरिश्ती ने मैडम के चेहरे पर नागवारी के आसार पैदा कर दिए। चीते की पुश्त पर उसके हाथ का दबाव सख्त हो गया। वो अंगड़ाई लेता हुआ जबड़े फाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी खूनी नजरें मुझ पर जमी हुई थी, जैसे मैडम के हुक्म का मुंतजिर हो और इशारा मिलते मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। अचानक मैडम के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उसने चीते की पुश्त को आहिस्ता से थपथपाया और दोबारा अपनी जगह वो पुरसुकून होकर बैठ गया। मैडम नर्म और धीमे लहजे में कहने लगी, मुझे जरूरतमंद लोग पसंद है, इसलिए तुम्हारी गुस्ताखी को नजरअंदाज करती हूँ। बहरहाल तुम ये फॉर्म पढ़ लो और दस्तखत कर दो। मैंने फॉर्म पर नजर डाली। उसमें लिखा था, मैं इकरार करता हूँ कि हमेशा मैडम को वफादार रहूंगा। उसके हुक्म से सरताबी की जरूरत नहीं करूंगा। कंपनी से मुतालिक हर राज की हिफाजत करूंगा और किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसकी पासदारी से कासिर रहूं, साजिश या गद्दारी का ख्याल दिल में लाऊं, तो सज़ा का मुस्तहक करार पाऊंगा और वो सज़ा मेरी मौत भी हो सकती है। फॉर्म की तहरीर पढ़कर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने लापरवाही से उस पर दस्तखत किए और उसे मैडम की तरफ बढ़ा दिया। मैडम ने फॉर्म पर एक नज़र डाली और करीब रखी हुई संदूकची से 100 रुपए की मालियत के नोटों की गड्डी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। गड्डी बिल्कुल नई थी। अखराजात के लिए 10,000 रुपये अपने पास रखो। ये रकम तुम्हें हर माह मिलती रहेगी। ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो मज़ीद रकम फराहम कर दी जाएगी। मेरे ख्याल में तुम मरियम के साथ ही रिहाइश रखो। लेकिन एक बात नोट कर लो, अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की या इस इमारत के राज किसी पर जाहिर किए तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदार नहीं होंगी। दूसरी सूरत में हर मकाम, हर लम्हा और हर किस्म के हालात में तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। मैडम की धमकी से मैं ज़रा भी मुतासिर नहीं हुआ, ताहम इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि उसने जो कहा है वो ज़रूर कर गुजरेगी। बहरकैफ मैंने गड्डी जेब में रखी और कहा, मैं तुम्हारी अतात का इकरार करता हूँ। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? फिलहाल ऐश करो। 10,000 में बहुत सी दिलचस्पियाँ खरीदी जा सकती हैं। और हाँ, मरियम बहुत हसास लड़की है, उसका दिल ना तोड़ना। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रफीक साबित हो सकती है। मैं मैडम से मुलाकात करके बाहर निकला तो ड्राइवर मेरा मुंतजिर था। उसने लपक कर पिछला दरवाज़ा खोल दिया और कार चल पड़ी। कार शहर के गुंजान इलाके में पहुंची तो मैंने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा और कार से उतर गया। दरअसल मुझे कुछ सामान खरीदना था और मेरी जेब में खासी बड़ी रकम मौजूद थी, लेकिन पहले मैं पेट की आग बुझाना चाहता था। चनाचे होटल की तरफ चल पड़ा। वो एक आला दर्जे का होटल था और पिछली सड़क पर ऐसी जगह वाक़ था जहां आम ट्रैफिक खासा कम था। मैं मैडम के बारे में सोचता हुआ फुटपाथ पर चला जा रहा था कि अचानक सफ़ेद रंग की एक कार मेरे करीब आकर रुकी। उसमें से 2 मुसल्लह अफराद निकले जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकूं, उन्होंने बिजली की सी तेज़ी से मुझे पिछली सीट पर धकेल दिया और कार तेज़ी से आगे निकल गई। मैं एक मरतबा फिर अगवा हो चुका था और इससे कबल कि मैं मदाफ़त की कोशिश करता, मुझे क्लोरोफॉर्म की बू महसूस हुई। रुमाल मेरी नाक की तरफ बढ़ा और मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो मैं अजीब सी सूरत हाल से दो चार था। मेरे गिर्द कई अफराद मौजूद थे और मैं एक सुतून से बंधा हुआ था। उन सबके चेहरों पर स्याह नकाब थे। उनकी हरकत बड़ी पुरस्कार लग रही थी। अचानक एक पस्ता कद शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी स्याह नकाब था और वो गेंडे की तरह मजबूत और तनुमंद था। मेरे करीब आकर वो कूलों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे मेरी तरफ घूरता रहा, फिर खूंखार लहजे में बोला, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? तुम लोग कौन हो? मुझे पकड़कर क्यों लाए हो? चाहते क्या मुझसे? बको मत, हमारे सवालात का जवाब दो। ये कहकर उसने मेरे कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और 10,000 के नोटों की गड्डी निकाल ली। ये रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम ये बता सकते हो कि ये लिबास जो तुम्हारे जिस्म पर है कहाँ से आया है? उसने तड़ाक की आवाज के साथ मेरे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और गजबनाक होकर बोला, अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे सवालात का सही से जवाब दो, वरना मैं आदमी की खाल उतार लिया करता हूँ। उसने बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं दांत पीस कर बोला, खौश में आजाद होता ना तो तुम इस थप्पड़ का ऐसा जवाब देता कि तुम्हें तमाम गुमनाम सैयारे नजर आ जाते।
उसने मेरा गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा और फिर अपने आदमी से बोला, हंटर लाओ, इस तरह नहीं मानेगा ये। वो शख्स बाहर निकल गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में चमड़े का हंटर था जो पानी में भीगा हुआ था। हंटर देखकर मेरी रूह फना हो गई। बिलाशुबा वो मेरी खाल उधेड़ सकता था। गेंडे नुमा शख्स ने हंटर लिया और लहरा कर बोला, अब बताओ, ये रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? किसके लिए काम करते हो तुम? मैं कोई काम नहीं करता। बको मत, मुझे बताओ वो औरत कौन है? किस औरत की बात कर रहे हो तुम? जिससे तुम मुलाकात करके आए हो, जिसने तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं। बताओ, उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अब तक के हालात से मुझे अंदाजा हो गया, ये लोग भी मुजरिमों के किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और मैडम से इनकी पेशा वराना दुश्मनी हो सकती है। मेरे लिए वो इम्तिहान का वक्त था और मुझे फैसला करना था कि अजियत के खौफ से मैडम का राज जाहिर कर दूं या वादे का लिहाज रखते हुए जान पर खेल जाऊं। मैंने लम्हों में फैसला कर लिया और सोच लिया कि दुनिया में इम्तिहान सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मैडम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। चनाचे मैंने इनकार कर दिया। तुम लोग गलतफहमी का शिकार हो। मैं किसी औरत को नहीं जानता। मेरा किसी औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूँ। ऐसे चक्करों में नहीं पड़ता। चालाकी मत दिखाओ, हम सब कुछ जानते हैं। और ये भी समझ लो कि अगर तुमने कुछ बताने से गुरेज किया तो मुझे जुबान खुलवाने के ऐसे ऐसे गुर आते हैं कि गूंगे भी कुव्वते गोयाई से बहरावर हो जाएं। मैंने जी कड़ा करके कहा, तुम हर तरकीब आजमा लो, मगर वो सब बेसूद होगा। मैं जराइम पेशा नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक है। इस तरह नहीं मानेगा ये। उसने अपने करीब खड़े हुए एक शख्स को मुखातिब किया, तुम पटारा लेकर आओ। पटारे का जिक्र सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने जादू के पिटारे का जिक्र सुना था, समझ न सका कि वो किस किस्म का पिटारा हो सकता है। चनाचे खौफ के बजाय दिलचस्पी पैदा हो गई और मैं पिटारे की आमद का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो शख्स एक बड़ा सा पिटारा हाथों पर उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं एक मर्तबा फिर चौंका। ऐसे पिटारे जोगियों के पास देखे थे मैंने, जिनमें वो सांप वगैरह बंद रखते हैं। उस शख्स ने वो पिटारा मेरे बिल्कुल करीब लाकर रखा और एक जानिब हट गया। तब गेंडे नुमा शख्स बोला, देखो पार्टनर, मैं को अजियत पसंद आदमी नहीं हूँ, ना ही तुम्हें तकलीफ में मुब्तला करना चाहता हूँ। अगर तुम ये सब कुछ कबूल कर दो और ये बता दो कि वो औरत कौन है, उसकी सरगर्मियाँ किस नौयत की हैं और वो तुमसे क्या काम लेना चाहती है जिसका मुआवजा 10,000 रुपये है, तो या तो हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना क्या? इस पिटारे में दुनिया के खतरनाक तरीन सांप बंद हैं। ऐसे सांप जिनके डसने के बाद आदमी का वजूद पानी की तरह बह जाता है और वो सिर्फ हड्डियों का पिंजर नजर आने लगता है। अगर तुम इस अजियतनाक मौत से बचना चाहते हो तो हकीकत उगल दो। बसूरत दीगर इसमें छोटे बड़े 1 दर्जन सांप बंद हैं जो तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से से चिमट जाएंगे और इसके बाद तुम्हारा जो हशर होगा उसका तुम खुद तसव्वुर कर सकते हो। ये कहकर उसने पिटारे का ढक्कन उठा दिया और फिर फौरन ढक दिया। मैंने इस थोड़े से वक्त में पिटारे के अंदर रेंगते हुए सांपों को देख लिया था। सफ़ेद, सुर्ख, पीले और स्याह नाकों से पिटारा भरा हुआ था। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून जम सा गया। बिलाशुबा वो इंतहाई जहरीले सांप थे। मैंने सोचा, ये ना सिर्फ मुझे डस लेंगे बल्कि मेरा गोश्त भी नोच कर खा जाएंगे। इस ख्याल के तहत मेरा अज़म डानोडोल हो गया और सोचने लगा कि ये लोग जो कुछ मालूम कर रहे हैं इन्हें बता देना चाहिए। लेकिन मैडम से किया हुआ वादा याद आ गया। मुझे इस अमर का भी यकीन था कि अगर मैंने हकीकत का इंकशाफ कर दिया तो यहाँ से निकलती किसी जानिब से एक गोली सनसनाती हुई आएगी और मेरे सीने के पार हो जाएगी। दोनों सूरतों में मुझे मौत नजर आ रही थी और मैं खतरात में बुरी तरह घिरा हुआ था। अचानक गेंडे की आवाज़ फिर गूंजी, क्या फैसला किया पार्टनर? तुम हकीकत बयान करने पर आमादा हो या इन जहरीले सांपों से डसवाना पसंद करोगे अपने आप को? मैं भी अकड़ गया। मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम जो करना चाहते हो करके देख लो। तो तुम कुछ नहीं बताओगे? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है, तुम सांपों का शिकार बनना चाहते हो। मैं धमकियों से कभी मरूब नहीं हुआ। मैंने भी जान पर खेलने का तहैया कर लिया था। तुम चाहो तो ये सांप मुझ पर छोड़ दो। बहुत दिलेर हो, जो जी चाहे समझ लो। ओके पार्टनर। गेंडेनुमा इंसान ने मायूसी के आलम में कहा, तुम्हारी हलाकत पर मुझे अफसोस होगा। ये खूबसूरत जवानी मौत की आगोश में चली जाएगी। आखिर तुम सब कुछ बता क्यों नहीं देते? तुम मेरी जवानी पर तरस मत खाओ, जो करना है जल्द कर डालो। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। उसने यकलख पिटारे का ढक्कन उठा दिया और खुद चंद कदम पीछे हट गया। पिटारे में सांप कलबला रहे थे। ढकना हटा तो उन्होंने अपने अपने सर ऊपर उठाए और फन फैलाकर खड़े हो गए। उनमें 2 कोबरा सांप थे जिनके फन एक एक बारिश चौड़े थे।
और आंखों में ऐसी मकनातीसी चमक थी कि आदमी साकित हो जाए। छोटे सांप भी कुछ कम खतरनाक ना थे। उनमें वो छोटा सा सफ़ेद सांप भी था जिसके मुतालिक मशहूर है कि उड़कर पेशानी पर काटता है। गर्ज 1 दर्जन सांपों की शक्ल में अजियतनाक मौत मेरी नज़रों के सामने थी। उस वक्त मेरी कैफियत क्या होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैं खुद को बहुत दिलेर और बाहिम्मत तस्वुर करता था, लेकिन ये कहते हुए कतन शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा हूँ कि खौफनाक सांपों के नरगे में मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया था। वो किसी भी वक्त मुझ पर हमलावर हो सकते थे। मैंने मारे खौफ की आंखें बंद कर ली और खुद को किस्मत पर छोड़ दिया। दूसरे लम्हे मुझे सांप की खौफनाक फनकार सुनाई दी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें खोलकर देखा। 2 सियाह नाग जमीन से 2 फुट ऊंचे खड़े हुए फन फैलाए झूम रहे थे और एक कोबरा फर्श पर रेंगता हुआ मेरे पैरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैंने दोबारा आंखें बंद करनी चाही, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब मरना है तो मौत से मुतसादिम होकर क्यों ना मरूं। इस एहसास के साथ मेरी जुर्रत दोबारा औद कर आई और मैंने सांप के फन पर अपना पैर रखकर जिस्म का पूरा दबाव डाल दिया। वो एक लंबा सांप था। अज़ियत में मुब्तला होकर सैकड़ों बल खा गया। यही नहीं बल्कि उसने मेरी पिंडली के गिर्द बल डालने शुरू कर दिए। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे मेरी पिंडली को शिकंजे में कस दिया गया हो और हड्डी चटक कर टूट जाएगी। मैंने भी तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन नाक के फन से पैर नहीं हटाया। यहाँ तक कि सांप की गिरफ्त पिंडली पर ढीली पड़ गई और वो बेजान हो गया। मैं सुतून के साथ इस तरह बंधा हुआ था कि हाथ पुश्त की जानिब थे और रस्सी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी। गोया मेरे पैर आज़ाद थे और यही वजह थी कि मैंने सांप को कुचल दिया था। ये सूरत हाल देखकर अकब से एक शख्स तेजी से मेरे करीब आया और मेरे पैर भी सुतून के साथ सख्ती से बांध दिए। अब मैं बिल्कुल बेबस हो गया था। अचानक तमाम सांप रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। जरा देर बाद ही मुझे अपनी बरहना पिंडलियों पर सांप रेंगते महसूस हुए जो ऊपर चढ़ते हुए मेरी कमर तक आ रहे थे। मुझे अपने जिस्म में गुदगुदी और अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मैं कलमा पढ़कर और गुनाहों की माफ़ी मांगकर मरने के लिए तैयार हो गया। मेरी आंखें बंद थी। इसी आलम में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और इसके साथ ही किसी दरिंदे की गुर्राहट सुनाई दी। मैंने फ़ौरन आंखें खोल दी। दरवाजे से चीता अंदर दाखिल हो रहा था। उसके अक़ब में मैडम थी और उसके होंठों पर शरारत आमेज़ मुस्कुराहट थी। मैं उसे वहाँ देखकर हक्का बक्का रह गया। वो दिलफरेब अंदाज में चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे जिस्म से लिपटे हुए सांपों को खींच खींच कर पिटारे में डालने लगी। तमाम सांप पिटारे में रखकर उसने ढक्कन बंद कर दिया और बोली, मिस्टर सिकंदर, मैं तुम्हारी हिम्मत, शुजात और वफादारी की कायल हो गई हूँ। तुम इम्तिहान में कामयाब हुए हो। मुझे ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है और मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ। तो गोया सब कुछ तुम्हारी उम्र किया गया था? हाँ, मगर इम्तिहान लेने और लोगों को आजमाने का ये बहुत ख़तरनाक तरीका है। कंपनी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हर फर्द को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। ये तमाम पालतू सांप हैं और कतई बेज़रर हैं। इनके दांत और जहर की थैलियाँ निकाल दी गई हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इतनी देर में एक शख्स ने मेरी बंदिशें खोल दी थी। मैं आज़ाद हो गया था। मैडम ने मेरी पुश्त थपथपाई। मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद कर सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। मरियम तुम्हारी मुंतज़िर होगी। मैं घर पहुंचा तो मरियम मेरी मुंतज़िर नहीं थी, बल्कि गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे हिलाया तो वो क़यामत ख़ेज़ अंगड़ाई लेटती हुई उठ बैठी। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो बिल्कुल ये महसूस हुआ कि ये मैडम की आंखें हैं और मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। मैं सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम मैडम का दूसरा रूप हो। ना सिर्फ आंखें बल्कि कद-ओ-क़ामत में भी बेहद मुमासलत थी। अलबत्ता आवाज़ और चेहरे के नक़ूश क़तन मुख्तलिफ थे और यही अमर उसे मैडम तस्लीम करने में माने था। यूँ भी मैं अभी अभी मैडम को उस इमारत में छोड़कर आया था, जबकि मरियम यहाँ गहरी नींद सोई हुई थी। इस तरह मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रहे हो? यूँ ही, कोई ख़ास बात नहीं है। क्या बात है? बहुत उलझे हुए नजर आ रहे हो। तुमने मुझे उलझा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, मुजरिमों के एक बड़े गिरोह से ताल्लुक़ रखती हो और मुझे भी इस जाल में फंसा दिया। वो मेरे इस रिमार्क पर नाराज़ नहीं हुई, बल्कि ज़ेरे-लब मुस्कुराने लगी। मैडम तुम्हें पसंद नहीं आई? किस एतबार से? बहुत सोने के एतबार से। मैंने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली है। बहरहाल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे धोखे में रखा और अपने माजी के बारे में एक फ़र्जी कहानी सुनाकर मजलूम बनने की कोशिश की, जबकि तुम खुद उस गिरोह की मेंबर हो और मुझे भी उसमें शामिल होने की तरगीब दी। गोया मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया। बहरहाल मैडम ने मेरे सुपुर्द बहुत मुश्किल काम किया है। मैं उस काम के मुतालिक जानती हूँ। इसका मतलब है तुमने मुझे दानिस्ता चक्कर में फंसाने की कोशिश की है। तुम खुश नहीं हो, जबकि तुम निहायत नामसैद हालात में थे। मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें पनाह दी,
अच्छी मुलाजमत दिला दी, यही कसूर है मेरा क्या? वो सब एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। अगर तुम खुलूस दिल से मेरी मदद करती तो ज्यादा अच्छा होता और मेरे दिल में तुम्हारी कदर व मंजिलत बढ़ जाती। तब क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, मैं बहरहाल तुम्हारा शुक्रगुजारी हूँ। छोड़ो इस जिक्र को, चलो ना पिक्चर देखने चलते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है। कौन सी फिल्म? ग्रैंड डॉटर। इसके बाद किसी होटल में खाना खाएंगे और क्लब में रक्स करेंगे। मैंने उसकी तजवीज़ मंजूर कर ली और लिबास तब्दील करने के लिए चला गया।